हाय दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने हमारे पद्य पर्वत प्रदेश में पावस के कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने पद्य के कुछ पंक्तियों को भी जाना और उसको विस्तृत रूप से विवरण भी मैंने दिया था। इस कक्षा में हम अगली पंक्तियों के बारे में जानेंगे, अगले छंद के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर सबसे पहले झरने के बारे में बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु होती है पर्वत प्रदेश में तो पर्वत में झरना सा बन जाता है, क्योंकि पानी जब बादलों से गिरता है तो पर्वत से जब निकल कर नीचे इकट्ठा होता है तो वो झरने की तरह गिरता है। तो जब वो झरना गिर रहा होता है तो झरझर सी उसकी आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ को कवि की कल्पना में बताया गया है कि वो आवाज़ ऐसी लग रही है कि गिरी का गौरव गा रही है। इसका मतलब है कि वह आवाज़ पर्वत का वर्णन कर रही है, पर्वत का गुणगान कर रही है, उसके गौरव को बढ़ा रही है और गा गा कर वह झरने की आवाज़ झरझर सी गिर रही है, मद में नस नस उत्तेजित कर। और ऐसा लग रहा है कि वह झरना मद में यानी कि बहुत मस्ती में झूम रहा है और झरने की बूंद बूंद यानी कि नस नस क्या है, उत्तेजना में भरी हुई है। उत्तेजना का मतलब है उल्लास और उत्साह से भरी हुई है। मोती की लड़ियों से सुंदर, आगे बताया गया है कि जो झरना जब गिर रहा है तो उसकी बूंदें मोतियों की तरह लग रही है। मोतियों की लड़ी मतलब मोतियों के हार की तरह लग रही है। जब मोतियों का हार टूटकर गिरता है तो किस तरह एक के बाद एक मोतियां नीचे गिरने लगती है, तो इसी तरह यहाँ पर झरने की बूंदें या झरने का पानी मोती की लड़ियों की तरह बहुत ही सुंदर सा नज़र आ रहा है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। इसके बाद बताया गया है कि जब झरना गिर रहा है तो जैसे जब गिरता है तो झाग निकल रहा है। झाग, जब झरना गिर रहा है तो उसके ऊपर से झाग निकल रहा है। जब झाग निकल रहा है तो पूरे बहुत सारे बबल्स इकट्ठा हो जाते हैं। इसी तरह बताया गया कि जब झरना नीचे गिरता है तो नीचे जब पानी में झाग निकलता है। आगे की पंक्तियों में बताया गया है कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर यह छंद बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर का मतलब पर्वत, पर्वत के उर से, उर का मतलब है हृदय, पर्वत के हृदय से उठ रहे हैं। कौन उठ रहे हैं? उच्चाकांक्षाओं से तरवर, तरवर का मतलब है पेड़, पेड़ पर्वत के हृदय से उठ रहे हैं और उच्च आकांक्षा से उठ रहे हैं। उच्च आकांक्षाएं हैं उन पेड़ों की, बहुत ही ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, चाहत है, वो ऊंची आकांक्षाएं हैं। और क्या है आकांक्षाएं? है झांक रहे नीरव नभ पर, वो नीले आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कवि की कल्पना में कि वो आकाश को छूने की ऊंची आकांक्षा रखते हैं, ऊंची इच्छा रखते हैं। तो हमें यहाँ पर तरवर से पता चलता है, पेड़ों से पता चलता है कि इच्छाएं ऊंची रखो, आकांक्षाएं ऊंची रखो। वो संभव है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन हमें इच्छाएं ऊंची रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बताया गया कि नीरव नभ पर यानी कि साफ क्लियर आकाश की तरफ, साफ स्वच्छंद आकाश की तरफ वह तरु झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष है वो, अनिमेष का मतलब है एकटक है, उनकी नज़र दूसरी ओर कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर इंसान जब कोई उद्देश्य रखता है, कोई गोल बनाता है तो उसका एकटक निगाह रहना है, एक तरफ उसका ध्यान होना, अनिमेष होना, एकटक होना ज़रूरी है, अटल होना है, उसका फैसला बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी तरवर जब झांक रहे हैं तो अटल फैसले के साथ एक ही तरफ देख रहे हैं, वहाँ यहाँ वह उनका चित्त वहाँ यहाँ नहीं जा रहा, सिर्फ अटल उनकी नज़र है कुछ चिंता पर और कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पर
आसमान को छू सकते हैं या नहीं, इसके बारे में वो भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के साथ तुलना करते हुए कहा गया है कि मनुष्य जब लक्ष्य रखता है कोई भी, तो उसे अनिमेष रहना ज़रूरी है, अटल फैसला रहना ज़रूरी है, और लक्ष्य के प्रति चिंतारत रहना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि किस प्रकार जब पर्वत प्रदेश में वर्षा होते हुए अचानक मौसम बदल जाता है तो क्या होता है। उड़ गया अचानक लो भूधर, अचानक मौसम बदल गया मूसलाधार बारिश में। ऐसा लग रहा कि भूधर यानी कि भूमि ही क्या हो गई है, उड़ गई है। मतलब इतना धुआंधार धुंधलापन छा गया कि ऐसा लग रहा कि उड़ गया है भूधर। भूधर मतलब ज़मीन ही दिखाई नहीं दे रही। फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लग रहा है कि पारद की तरह, मतलब पारद पारद की तरह यहाँ पर भूधर को यानी कि भूमि को पर आ गए हैं और वो उड़ गया है। मतलब पृथ्वी दिखाई ही नहीं दे रही, ऐसी लग रही है पृथ्वी कि वो पारद की तरह उड़ गई है। यहाँ पर भूधर पारद की तरह उड़ जाने की बात किया जा रहा है। पारद एक ऐसा तरल पदार्थ होता है जो चांदी के रंग का होता है। मतलब ऐसी बिजली कड़की वहाँ पर, ऐसा लगा कि पृथ्वी को पर आ गए हैं और वो पारद के पर हैं और वो उड़ गए हैं। आगे चलते हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर। तो कवि की कल्पना में यहाँ पर जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, जब बिल्कुल पृथ्वी भी दिखाई नहीं दे रही थी, धरती भी, तो उस समय सिर्फ एक ही आवाज़ थी। रव का मतलब है आवाज़, शेष मतलब सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, निर्झर की आवाज़, झरने की आवाज़। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर अंबर टूट कर गिर गया है। मतलब ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी बिजली की कि ऐसा लग रहा था कि आसमान टूट कर धरती पर गिर गया है। धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और इतना ज़्यादा डरावना या भयानक माहौल बन गया वहाँ, भयानक वातावरण बन गया कि शाल एक वृक्ष है जो बहुत ही लंबे होते हैं, वो वृक्ष भी धरा में धस गए हैं, पृथ्वी में धस गए हैं, भूमि में धस गए हैं। क्यों? डर कर, भय के साथ धस गए हैं वो भूमि में। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा धुंधलापन है, इतनी ज़्यादा जब वर्षा होती है तो देख सकते हैं कि धुआं नज़र आता है। तो वहाँ पर धुआं उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि तालाब जल गया है और तालाब के जलने की वजह से धुआं उठ रहा है। यूँ जलदयान में विचर विचर, और आगे चल कर बता रहे हैं कवि कि ऐसा लग रहा था कि जलदयान यानी कि बादल रूपी यान में बैठकर कौन, इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र वर्षा के देवता है, तो वो इंद्र बैठे हैं और बादल रूपी विमान में बैठकर वो अपना जाल बिछाए हुए हैं और खेल रहे हैं। मतलब उनके लिए खेल है, लेकिन इंसान के लिए वो बहुत ही आपत्तिजनक होता है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तो भी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र ने इंद्रजाल बिछाया है अपनी जाल में, सबको रखकर वो खेल खेल रहे हैं हमारे साथ कहकर यहाँ पर बहुत ही वर्णनात्मक तरीके से कवि ने बताया है। तो यही था हमारा पद्य जिसका नाम था पर्वत प्रदेश में पावस। धन्यवाद।